हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों, DSSB के कुछ एग्ज़ामिनेशन अभी तक हो चुके हैं और जिसमें TGT के एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ PGT के एग्ज़ाम हुए हैं और अभी अभी एक नई वैकेंसी आपके सामने अपडेट आई है PRT की, जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रहा हूँ। और कुछ और एग्ज़ामिनेशन हैं जो LDC वगैरह के बाकी एग्ज़ामिनेशन वो भी होने अभी वाले हैं और बहुत से एग्ज़ामिनेशन मतलब कुछ तो अभी शायद नई रिक्रूटमेंट भी आई है। जो एनालाइज़ किया है मैंने अभी तक DSSB के एग्ज़ामिनेशन पैटर्न को, तो जो पार्ट ए है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये देखा गया है जो इसका लेवल है वो उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं होता है अलग अलग एग्ज़ामिनेशन में, अलग अलग एग्ज़ामिनेशन की शिफ्ट्स में। पूरा एग्ज़ामिनेशन जो टिका हुआ है अभी जो आगे होने वाले हैं उनके लिए जो PYQ होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ तक मैं तो ये कहूँगा जो क्वेश्चंस हैं वो भी एज़ इट इज़ बहुत बार बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन में पूछे गए हैं। अभी आप TCT का एग्ज़ाम उठा के देख लेना, जो अभी हुए हैं और जो पहले हुए हैं उनमें आपको साफ साफ अंतर नज़र आ जाएगा कि DSSB जो है पूरा एग्ज़ाम PYQ पर ही टिका हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। PYQ को करना तो बहुत ज़्यादा मतलब एक बार के लिए आप अपनी बाकी स्टडी रोक थोड़ा सा उसको कम करके PYQ जितना बढ़ाएं, मैं पार्ट ए की बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसी क्रम में एक वीडियो आया है, ये सभी जितने भी अभी आगे एग्जामिनेशन होने वाले हैं टीचिंग वाले, तो सारे ही एग्जामिनेशन TGT, PGT, PRT और कोई भी जो अदर एग्जामिनेशन है टीचिंग से हट करके, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में हम करेंगे GS के पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो होंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं है। ये है अभी जो 30 अगस्त 2025 को TGT की जो शिफ्ट हुई थी मॉर्निंग शिफ्ट, ये उसके क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। और हम आपको पता ही होगा, जो लोग पहले से वीडियो देखते हुए आए हैं मेरी, जिन्होंने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, कि हम एक क्वेश्चन तो करते ही हैं, उसके इर्द गिर्द जो बाकी हम जितना जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है वीडियो, जो प्रैक्टिस के रूप में देखना देखना चाह रहे हैं खाली, ठीक है। और जिन लोगों ने मतलब पहले किया हुआ है, तो ये उनके लिए बहुत बढ़िया प्रैक्टिस का सोर्स बन जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के, बिना अब ज़्यादा बातें किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया था। जो वीडियो है वो बायलिंगुअल क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, यानी कि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए यहाँ पे अपने अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, आप इस वीडियो को अटेंड कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट फेज कॉल्ड हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस वॉज कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री इन 2010 बिटवीन विच 2 मंथ्स। ठीक है, पहला चरण जिसे हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस भी कहा जाता है, 2023 में देश भर में किन 2 महीनों के बीच आयोजित किया गया था? 2010 में किया गया था। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 2011 में हमारा जो सेंसस का परिणाम था वो लागू किया, मतलब वो दिखाया गया था, 2010 में ये वाला चरण आया था। ठीक है, तो देखिए, इसका जो सीधा सीधा जवाब है पहला, तो वो जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अप्रैल एंड सितंबर। ठीक है, और आप लोगों ने जितनों ने भी अभी तक जो कुछ एग्जामिनेशन दिए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जनगणना से, यानी कि सेंसस से, तो वो भी 2011 के खासकर DSSB भर भर के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो भाई मिलेगा ही मिलेगा, और किसी किसी शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन भी देखे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्विक रिवीजन करना है क्वेश्चंस का, आपका एग्जाम अभी कुछ दिनों में लगा है, अगर आप इस समय पर ऐसी वीडियो देख रहे हैं, तो भाई मेरे चैनल में ही मैंने 2011 की जो जनगणना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन की वीडियो बनाई है। बहुत छोटी सी वीडियो है, 19 आधे घंटे की होगी मुश्किल से वीडियो हो, और उसमें मैंने जो बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं सारे क्वेश्चन, वही वहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए, किसके, जनगणना के लिए। आप आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो देखिए, क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के बारे में। अब जो 2011 की जनगणना है, पहले बात करते हैं इसके इसके कुछ फैक्ट्स अगर हम जान लें 2011 की जनगणना के बारे में। 2011 की जनगणना के बारे में, एक तो ये ओवरऑल जो थी वो 15वें नंबर की जनगणना थी। जो ओवरऑल अगर हम बात करें, जब से सेंसस स्टार्ट हुई, जनगणना स्टार्ट हुई है, तब से ये 15वें नंबर की थी। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बहुत बार से। और अगर हम बात करें आज़ादी के बाद, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ये, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ये जो हमारी जनगणना थी, ये 7th नंबर की थी, 7वें नंबर की थी। ये फैक्ट भी बहुत बार बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है DSSB की। ठीक है, और एक फैक्ट इसके बारे में ये है, जो 2011 की जनगणना है वो पहली ऐसी जनगणना है आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जहाँ पर जो डाटा है वो बायोमेट्रिक
डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया गया था, बायोमेट्रिक डाटा भी यहाँ पे कलेक्ट किया गया था। तो ये पहली जनगणना ऐसी है, फर्स्ट ऐसी जनगणना जहाँ पे डाटा कलेक्ट किया गया था। 2011 की जनगणना, मैंने एक शायद मुझे कोई क्वेश्चन याद आ रहा है कि जहाँ पर पूछा गया था कितने चरणों में की गई थी, तो देखिए कितने फेज़ में की थी। 2 फेज़ में ये जनगणना हुई थी। पहला फेज़ हमने एग्जाम में जो ये क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया, ठीक है। पहला फेज़ तो ये है कि हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, ये पहला एक फेज़ तो ये था मतलब। और जो एक फेज़ था, ठीक है, जो फेज़ था वो था आपका पॉपुलेशन एनुमरेशन का, वो था पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, ठीक है, ये था। तो ये 2 फेजेस में हुई थी। तो ये कुछ और जानकारी थी इस क्वेश्चन के बारे में। बाकी 2011 की जनगणना से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आप चैनल पर जाएंगे तो आपको वीडियो दिख जाएगी। 2011 की जनगणना के महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसा कुछ टाइटल के साथ वो वीडियो रहेगी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि 2025 में विच आई डिजीज वॉज मैंशन इन द मन की बात प्रोग्राम एज हैविंग बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया। मन की बात कार्यक्रम 2025 में भारत में किस नेत्र रोग के उन्मूलन का उल्लेख किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो जो सही वाला ऑप्शन जो था इसका वो है ऑप्शन नंबर 4, जो है ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा नामक जो आँख की जो बीमारी है, नेत्र जो बीमारी है, ठीक है, उसका जिक्र किया गया था यहाँ पे मन की बात कार्यक्रम में 2025 में। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक की, ठीक है। अब आगे समझते हैं जो ये कार्यक्रम, मतलब जो ये वाला मन की बात का जो एपिसोड था जिसमें ये जिक्र किया गया था, ये था भाई 23वें नंबर का एपिसोड था, इनके 23वां एपिसोड था ये मन की बात कार्यक्रम का, ठीक है। और इसमें ये बताया गया था कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसने इंडिया को बोल दिया है ट्रैकोमा फ्री। इंडिया को क्या यहाँ पे घोषित कर दिया गया है, ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया गया है। थोड़ा सा अगर हम मन की बात करें, मन की बात मतलब मन की बात प्रोग्राम की बात करें, तो वो जो मन की बात प्रोग्राम है ये भाई, जब ये देखिए आपको पता होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने चालू किया था, ठीक है। मतलब वो इसमें वो मन की बात करते हैं। और ये जो है ये स्टार्ट कब हुआ था, जब बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई थी, मतलब कि 2014 में हुआ था। अगर डेट याद आप देख पूछें तो वह है 3 अक्टूबर 2014। ये एक तरह का क्या है, रेडियो प्रोग्राम है, ठीक है, ऑन एयर होता है, ये रेडियो प्रोग्राम है, ठीक है। तो मन की बात के बारे में तो इतना ही है। अब कुछ और ख़ास चीज़ें जान लेते हैं। देखिए एक तो है पोलियो के बारे में, आप ये जानिए। देखो पोलियो मतलब एक बीमारी पोलियो थी। तो पोलियो फ्री हम कब डिक्लेयर हुए थे, 2014 में बाय WHO। तो WHO ने इंडिया को 2014 में पोलियो फ्री यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया था। कुछ और बीमारियों के बारे में जाने अगर, एक बीमारी है इसका नाम है लीप्रोसी। लीप्रोसी बीमारी है। तो 2005 में इसे सार्वजनिक जो स्वास्थ्य समस्या से वहाँ से तो इसे ख़त्म कर दिया गया है। 2005 में मतलब ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर ये ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी अब भी इसके कुछ मामले नज़र देखने को मिलते हैं हमें। तो इसलिए इसका एक नया लक्ष्य है, जो लक्ष्य घोषित किया गया है इसको हटाने का, हमें इसको हटाना है पूरा भारत से, 2030 रखा गया है। एक डिजीज़ है काला आज़ार, इसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। काला आज़ार एक डिजीज़ का नाम है। इसको पहले जो एलिमिनेट करने का जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 2023 तक रखा गया था, लेकिन अब इसका नया टारगेट, न्यू जो टारगेट है वो फिक्स किया गया है कब, 2025 तक इसको फिक्स कर दिया गया है। टीबी एक बीमारी थी, टीबी जिसे बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, और हिंदी में इसका नाम है क्षय रोग। जो ये बीमारी है ग्लोबली, जो इसका जो टारगेट है ग्लोबल रूप से यानी कि वैश्विक रूप से जिसको एलिमिनेट करने का टारगेट है, नॉट इन इंडिया ओनली लेकिन पूरे विश्व में, तो ये जो टारगेट है वो रखा गया है 2030, ठीक है। कितना है, 2030। और जो ये UN, जो यूनाइटेड नेशन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो लिस्ट है उसमें भी शामिल है, UNSDG जो है लिस्ट है, इसमें भी ये शामिल है। इंडिया का टारगेट क्या है इसको लेकर के, जो इंडिया का टारगेट है टीबी मुक्त भारत के लेके, ये है
2025 यानी कि 5 साल पहले का टारगेट रखा है हमने किससे, बाकी दुनिया के मुकाबले। मलेरिया को जो हटाने का लक्ष्य हमने रखा है, मलेरिया को जो एलिमिनेट करने का लक्ष्य रखा है इंडिया ने, वो रखा है 2030। तो यहाँ टारगेट क्या हमारा 2030 है। एक डिजीज़ है जिसे बोलते हैं मिज़ल्स और रुबेला, ये नाम आपने सुने होंगे, मिज़ल्स और रुबेला, ठीक है। खसरा रुबेला बोलते हैं इसे, खसरा रुबेला। जो उसका टारगेट था वो था 2023, ठीक है। और एक किस मिशन के अंतर्गत आता है, ये आता है, एक मिशन है, इसका नाम है मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष के अंदर ये आता है। और मिशन इंद्रधनुष और MR वैक्सीनेशन, इसका पूरा नाम था, MR वैक्सीनेशन इसका पूरा नाम था। अब 2023 तो इसका टारगेट रखा गया था, लेकिन इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक, 2025-26 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये कुछ और डिजीज़ थी और उनकी जो टारगेट्स हैं उनके बारे में आपको बताया। अब जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन है क्या। तो प्रश्न संख्या 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्मॉल बार मैग्नेट। तो इसमें से कौन सा एक स्मॉल बार मैग्नेट है। देखिए, स्मॉल बार मैग्नेट की बात की गई है, तो यू आकार का, यू शेप मैग्नेट तो कुछ ऐसा होगा ना, यू के शेप का होगा, ठीक है। तो ये नहीं है। मैग्नेटिक रबर, ये भी इसका आंसर नहीं है। हॉर्स शू भी इस तरह का ही मैग्नेट होता है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ऐसे रहता है, ये इस टाइप का जो मैग्नेट है हॉर्स के शू जैसा रहता है, तो ये भी नहीं है। कंपास जो नीडल है वो एक तरह का यहाँ पे क्या है, बार मैग्नेट है। आपने देखा होगा कंपास की जो नीडल होती है वो इस तरह की होती है, यहाँ पे जो दो डायरेक्शन दिखाती है, एक नॉर्थ और एक साउथ डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन 2020 जून 2024, ठीक है। देखिए, जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 30 अगस्त 2025 में ये वाला, लेकिन देखिए करंट अफेयर कहाँ से पूछा है, जून 2024 से। देखिए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो करंट है DSSB कितनी पुरानी पूछता है, या हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो पेपर सेट बन चुका होगा ये इस समय बन गए होंगे। तो मतलब अभी भी जो आगे होने वाला एग्जामिनेशन है उसमें यहाँ के इसके आसपास की जो करंट अफेयर्स है वही पूछी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी होने को और कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, क्वेश्चन था UPSC के चेयरमैन प्रधान थे 2024 में, ठीक है। 25 में एग्जाम हो रहा है लेकिन पूछ रहे हैं 2024 के कौन थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी पुरानी भी होनी चाहिए थी, तभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाता। तो ऑप्शन है डॉक्टर मनोज सोनी, विनय मित्तल, प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना। तो जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर मनोज सोनी थे, ठीक है। लेकिन अब इसमें अपडेट क्या है, अपडेट ये है तो डॉक्टर मनोज सोनी है वो भाई सिर्फ कहाँ कब तक थे, जून 2024 के जून के बाद थोड़ा सा ये 31 जुलाई 2024 तक रहे थे चेयरमैन UPSC के, ठीक है। उसके बाद कौन आए, उसके बाद फिर 2 चेयरमैन अभी तक चेंज हो चुके हैं, मतलब एक चेयरमैन चेंज हो चुके हैं और एक अब हैं वो अभी फ़िलहाल एक्टिंग है, ठीक है। एक तो हैं, उसके बाद आए भाई प्रीति सूडान, ठीक है। ये अप्रैल 2025 तक रहे। इनके बाद आते हैं अजय कुमार, और ये अभी भी चेयरमैन है। ये कौन है, ये है अभी भी जो है चेयरमैन है किसके, UPSC के। जो अभी तो जिस समय अभी वीडियो कर रहे हैं आपके पास आज पहुंच जाएगी वीडियो ये 15 या 16 सितंबर के आसपास। तो उस समय पर जो चेयरमैन है वो है अजय कुमार है, और ये हैं 35वें नंबर के चेयरमैन है UPSC के, ठीक है। थोड़ा सा और अब जान लेते हैं कुछ और बाकी चेयरमैन्स के बारे में जान लेते हैं। अभी चर्चा में काफ़ी रहा ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग। तो यहाँ से मुझे लगता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे आने वाले शिफ्ट्स में। तो इनके जो चेयरमैन है अभी, क्योंकि देखो चेयरमैन भी वो काफ़ी चर्चा में रहे थे, इन्होंने एक इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो वोट चोरी वगैरह का कुछ मामला था, तो उसमें इनके जो कुछ इन्होंने कुछ यहाँ पे बातें बताई थी, तो उनसे इनको ट्रोल किया गया, मतलब एक खास वर्ग में इनको ट्रोल भी किया गया था इनकी कुछ बातों को लेकर के, ठीक है। तो खैर हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ कि ACI के चेयरमैन कौन है, ये है ज्ञानेश कुमार, ये अभी फ़िलहाल हैं। और ये कौन से नंबर के हैं,
26 नंबर के अभी चेयरमैन हैं, ठीक है, ज्ञानेश कुमार, मतलब कमिश्नर है, मतलब ECI के। एक बॉडी, इसका नाम है CAG कैग, ठीक है। इनके जो इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। इनके जो चेयरमैन हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इनके जो चेयरमैन हैं वो हैं फॉर्मर एक SC के जज हैं, यानी कि SC जज मतलब सुप्रीम कोर्ट जज हैं, फॉर्मर पहले रहे थे। इनका नाम है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, ये इनका नाम है, ठीक है। तो ये कुछ और जानकारी थी थोड़ी एक्स्ट्रा जो पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन था UPSC के बारे में, थोड़ा सा UPSC के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए UPSC जो है यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग हिंदी में बोलते हैं इसे। तो ये जो थी भाई इस्टेब्लिश हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में ही इस्टेब्लिश हो चुकी थी, आज़ादी से पहले ही, ठीक है। तो आज़ादी हुई, संविधान बना, तो संविधान में इसको कौन से आर्टिकल में रखा गया है, इसको संविधान के जो भाग है हमारा भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 आर्टिकल जो है ये घेरता है इसको UPSC को, ये UPSC के बारे में बताता है। हेडक्वार्टर की बात करें इसके अगर, तो हेडक्वार्टर है इसका कहाँ, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है। अगर बात करें इनके जो मेंबर्स हैं उनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, जो मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है वो होता है भाई 6 साल का या फिर 65 ईयर ऑफ एज। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि अगर जब से इन्होंने ज्वाइनिंग करी है तो तब देखो कार्यकाल 6 साल का ही होगा, और या तो 65 साल की उम्र, इनमें से जो पहले हो, मतलब अगर 65 साल की उम्र पहले हो जा रही है 6 साल पूरा होने से पहले, तब भी रिटायर्ड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो पहले हो वो माना जाएगा कार्यकाल, 6 साल पहले हो जाएंगे, 65 की उम्र बाद में हो रही तो 6 साल रहेगा कार्यकाल। अगर 6 साल से पहले ही 65 की उम्र की हो गए तो इनका कार्यकाल इनकी 65 की उम्र तक ही रहेगा, ठीक है। जो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे, UPSC के फर्स्ट चेयरमैन जो थे उनका नाम था, थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, चलो। फर्स्ट चेयरमैन की बात करें अगर हम, इनका नाम है, नाम में ही सर लिखा था, पर लिखना पड़ेगा ही, तो सर रोज बारकर इनका नाम है, ठीक है। 1926 में जब बना था तभी ये चेयरमैन बने थे 26 में। तो ये एक तरीके से बोले हम ये इंग्लिश वो हैं चेयरमैन थे पहले। अगर पहले इंडियन चेयरमैन की बात करें, फर्स्ट इंडियन अगर हम चेयरमैन की बात करें तो इनका नाम है HK कृपलानी, ये इनका नाम है। ये कब बने थे, तो जब भारत आज़ाद हुआ था तभी ये चेयरमैन बन चुके थे, ठीक। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल states that prime minister shall be appointed by the president and other ministers shall be appointed by the president on the advice of the prime minister। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आर्टिकल 75 का 1 क्लॉज 1 या 676 का 77 का या 78 का क्लॉज 1। तो चारों ऑप्शन में से जो सही जवाब है वो है भाई आपका कौन सा, आर्टिकल 75 का क्लॉज 1, जो कि बात करता है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। तो यह बात करता है आर्टिकल 75 का 1। बाकी ऑप्शन के बारे में अगर देख लें तो देखिए 76 जो आर्टिकल है वो बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की यहाँ बात की जाती है, महान्यायवादी की बात की जाती है भारत के। तो इसकी जो नियुक्ति है, इनकी जो नियुक्ति है प्रेसिडेंट करता है, और जो ये होते हैं जो अटॉर्नी जनरल होते हैं महान्यायवादी होते हैं, इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। आर्टिकल 77 का पार्ट 1 जो है वो बात करता है कि ये जो गवर्नमेंट के जितने भी काम हों, गवर्नमेंट के जितने भी बिजनेसेस होंगे, यहाँ पे मतलब मेन रूप से ये लिखा है ना कि जितने भी बिजनेसेस होंगे गवर्नमेंट के बिजनेसेस का मतलब जितने भी काम गवर्नमेंट करवाएगी वो सब होंगे नेम ऑफ प्रेसिडेंट के नाम पर होंगे,
करेगी सारी गवर्नमेंट, लेकिन नाम पर किसके होंगे? नाम पर होंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब के। 78 का जो क्लॉज 1 है ये बोलता है, ये ड्यूटीज़ ऑफ पीएम की बात करता है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात करता है, ड्यूटीज़ ऑफ पीएम की बात करता है हमारा कौन सा 78 का आर्टिकल 1। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, जैसा DSSB में पूछ सकता है। देखिए, एक तो आप लोग कोशिश कीजिए बताने की, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम यानी कि जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा वो पीएम कौन थे। फिर शॉर्टेस्ट सबसे कम कार्यकाल वाले जो प्रधानमंत्री थे वे कौन थे। तो जो लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है वो तो थे भाई JL नेहरू। कितना कार्यकाल था इनका? इनका कार्यकाल था 17 साल 286 दिन का। ठीक है, इनकी 17 साल का कार्यकाल था इनका। जैसे कि अगर अभी मोदी जी शायद तीसरा कार्यकाल पूरा कर लेंगे तो 15 साल उनका कार्यकाल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब फिर भी अभी फिलहाल JL नेहरू रहेंगे। अगर उसके बाद वो और सत्ता में आते हैं तो फिर शायद वो ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। शॉर्टेस्ट जो सर्विंग पीएम थे हमारे, उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। ये इनका नाम था, गुलजारी लाल नंदा। शॉर्टेस्ट बहुत कम कार्यकाल रहा, मात्र 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 13 दिन का कार्यकाल रहा, क्योंकि ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, एक्टिंग पीएम थे। ठीक है, अगर बात करते हैं एक फैक्ट और, तो अगर यंगेस्ट पीएम की बात करें, यंगेस्ट यानी कि जो सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री की बात करते हैं अगर हम, तो वो थे राजीव गांधी। कितनी उम्र में ये बने थे भाई? मात्र 40 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बन चुके थे। कब बने थे? 1984 में बने थे। ठीक, कुछ और फैक्ट देखें अगर, तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट पीएम का नाम बताओ नॉट फ्रॉम कांग्रेस, तो पहले पीएम कौन है जो कि कांग्रेस से नहीं है? एक मिनट पेन का कलर सेट हो जाए एक बार। हाँ, तो जो पहले पीएम जो कि कांग्रेस से नहीं थे उनका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये नाम है इनका। ये हैं पहले ऐसे पीएम जो कि कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। कार्यकाल था इनका उस समय पर 1977 से 79 तक रहे थे। तो तो और ये एकमात्र ऐसे पीएम थे, एकमात्र ऐसे पीएम थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, और इन्हें उसके बाद क्या देना पड़ा? उसके बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, तो ये कुछ और फैक्ट्स थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द प्रार्थना समाज इन बॉम्बे, मुंबई जिसको आप बोलते हैं, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशनल वर्शिप एंड सोशल रिफॉर्म। तो भाई सिंपल क्वेश्चन ये है कि प्रार्थना समाज की जो है स्थापना बॉम्बे में किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, राम मोहन रॉय और महादेव गोविंद रनाडे। तो चारों ऑप्शन में से जो सही जवाब है वो तो है भाई आपका आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। कब की थी भाई? ये इन्होंने जो स्थापना की थी ये की थी 18 कब की थी सर? 1867 में। 1867 में इन्होंने यहाँ पर क्या की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी बॉम्बे में। ठीक है, और ये जो इंस्पायर्ड थे किससे इंस्पायर की थी इन्होंने ब्रह्मो समाज से। ब्रह्मो समाज से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने की थी। और जो ब्रह्मो समाज है उनके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, ये आपको पता है। ठीक है, आइए कुछ और फैक्ट जानते हैं। देखिए यहाँ पे एक नाम लिखा है स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद जी से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। ठीक ठीक है, तो
स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक तो इनका जो बर्थ है वो 1863 और जो इनकी डेथ है वो 1902 में हो चुकी थी। बहुत लंबा जीवन इन्होंने नहीं जिया था। यहाँ से इनके बारे में क्वेश्चन बनता है, ये किसके शिष्य थे। तो इनके जो गुरु थे उनका नाम था स्वामी राम कृष्ण, सॉरी गलती से लिख दिया ये, स्वामी राम कृष्ण परमहंस। स्वामी राम कृष्ण परमहंस इनका नाम था, ठीक है, इनके गुरु जी का नाम था। और उन्हीं के नाम पर इन्होंने स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1879 में की थी, ठीक है। ये कहाँ हुई थी? ये की थी इन्होंने बेल्लूर मठ में, बेल्लूर मठ में की थी स्थापना। और इनके बारे में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इनकी एक स्पीच बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा विख्यात है। 1893 में इन्होंने स्पीच दी थी। क्वेश्चन यही आता है कि वो स्पीच कब दी गई थी, और दी थी इन्होंने शिकागो में दी थी वो। जो इनकी शिकागो स्पीच है बहुत वायरल स्पीच थी। और अगर आज की बात करते तो वो इंटरनेट पूरा बंद कर देती, मतलब इंटरनेट पूरा तहस नहस करती, कुछ ऐसी स्पीच थी। इनकी कुछ बुक्स हैं वो भी पूछी जाती हैं। एक तो राजयोग है इनकी बुक का नाम, एक है कर्म योग और जना योग, ठीक है। तो योग नाम से कोई बुक आती है तो समझ जाइएगा किसकी है, राम जो स्वामी विवेकानंद जी की है, ठीक है। अब जानते हैं राम मोहन रॉय जी के बारे में थोड़ा सा। तो इनका नाम है, पूरा नाम इनका राजा राम मोहन रॉय। राजा वर्ड नाम में इनके शामिल नहीं था, ये इनको एक टाइटल दिया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। थोड़ा सा जानते हैं कि इनके इनसे क्वेश्चन इनको बोलते हैं, एक तो भाई इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, यानी कि भारतीय जो पुनर्जागरण है उनके पिता ने कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ब्रह्मो समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1828 में। कहाँ? कलकत्ता में इन्होंने स्थापना की थी। और जो ये है, इन्होंने काफ़ी जो समाज में बुराइयाँ उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें थी जो एक तो जो मैंने सती प्रथा को बंद करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। चाइल्ड मैरिज को बैन करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और जो कास्ट सिस्टम है उसके अगेंस्ट काफ़ी रहे हैं। साथ ही इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है किसको? विडो रीमैरिज को, विडो रीमैरिज को। वुमेंस एजुकेशन के लिए बहुत काम किया, वुमेन एजुकेशन के लिए काम किया। और प्रेस की फ्रीडम के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है। तो ये तो थे इनके कुछ जो काम थे फेमस। और अगर बात करें जो टाइटल है ना, जो ये राजा जो टाइटल है इनको मिला था, ये अकबर सेकंड जो थे, अकबर सेकंड जो थे, मुग़ल एम्परर जो थे, उन्होंने दिया था ये, अकबर सेकंड ने। एक न्यूज़पेपर उन्होंने यहाँ पे जारी करवाया था, उस न्यूज़पेपर का नाम था, यहाँ लिख देते हैं, उस न्यूज़पेपर का नाम था संबत, संबत कौमुदनी, कौमुदनी, संबत कौमुदनी इसका नाम था। बंगाली, जो बंगाली अखबार था तरीके से, ठीक है। फिर अगली पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं जो ऑप्शन में थी। इनका नाम है MG रनाडे है इनका नाम, पूरा नाम है महादेव गोविंद रनाडे, ये इनका पूरा नाम है। ये को फाउंडर थे, यानी कि जो सह संस्थापक थे किसके? प्रार्थना समाज के, प्रार्थना समाज के को फाउंडर रहे हैं प्रार्थना समाज, जिनके जो संस्थापक है मुख्य वो थे आत्माराम पांडुरंग। उनके साथ मिलकर के इन्होंने प्रार्थना समाज, ये भी उसमें शामिल थे। इन्होंने इंडियन नेशनल
सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी 1887 में की थी। और कुछ समाज, अब देखिए ये तो कुछ ऑप्शन में से थे। आपको ज़रा समाज के बारे में जानना, मतलब समाज का मतलब ऐसे कुछ ग्रुप्स के बारे में जान लेते हैं, कुछ संस्थाओं के बारे में जान लेते हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्य समाज के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं, ठीक है? नहीं, आर्य समाज के बारे में नहीं पढ़ा ना अभी, ठीक है। आर्य समाज की बात करें तो 1875 में स्थापना हुई। किसने की थी भाई? कहाँ, पहले तो हुई कहाँ थी? हुई थी बॉम्बे में, स्थापना हुई है 1875 में। कि किसने की है? ये हुई है बाय स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। मोटो क्या था इनका समाज को स्थापना के पीछे? ये था बैक टू दी वेदास, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। बुक इनकी काफ़ी बार पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। ये थी सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक का नाम है, ठीक है। ये भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अगली बात करें अगर हम, एक सोसाइटी थी जिसका नाम है थियोसोफिकल सोसाइटी। जो थियोसोफिकल सोसाइटी है, एग्जामिनेशन में भी काफ़ी बार पूछी जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी। ये हुई थी भाई न्यूयॉर्क में ये स्थापित हुई थी, अगर हम बात करें। और फिर अगर 1882 में फिर इंडिया में भी स्थापित हो चुकी थी। कहाँ ये हुई थी? इंडिया में मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। ये की किसने थी? ये की थी मदेम HP बालवस्की, HP बालवस्की ने की थी। और साथ में इसके थे कर्नल ऑलकिट, ठीक है। एंड इन दोनों ने मिलकर की थी। इंडिया में अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इंडिया में की थी एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने इंडिया में की थी। अगला देखिए, एक था यंग, और जो सारे नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है यंग बंगाल मूवमेंट। यंग जो बंगाल मूवमेंट है, ये 1820 में यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? ये स्थापना की थी हेनरी लुइस विवियन डारोजी, इन्होंने यहाँ पर स्थापना की थी। एक है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये हुई थी भाई 1905 में स्थापित हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ पे इसके संस्थापक थे। अच्छा, ये हुई कहाँ थी? ये पूना में हुई थी, ठीक है। ये बंगाल मूवमेंट, तो ये कहाँ हुआ होगा? बंगाल में हुआ होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन along with the Natyanjali Trust, Chidambaram and others organizes the नाट्यांजलि डांस फेस्टिवल और नाट्यांजलि नृत्य उत्सव। ये ठीक है, तो हिंदी में ये है कि नाट्यांजलि जो ट्रस्ट है चिदम्बरम और अन्य के साथ मिलकर कौन सा संगठन नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव या नाट्यांजलि नृत्य उत्सव का आयोजन करता है? तो जो उसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। इसका है सही जवाब। थोड़ा सा अगर हम ये नाट्यांजलि डांस फेस्टिवल की बात करें, जिसका जिक्र यहाँ पे किया है, तो नाट्यांजलि जो डांस फेस्टिवल है, नाट्यांजलि डांस फेस्टिवल
जो है वो हर साल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर? ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ये नटराज टेम्पल, नटराज टेम्पल चिदम्बरम में, नटराज टेम्पल चिदम्बरम, जो कि कहाँ है? जो तमिलनाडु में है, यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। और यूजुअली जो है जो महाशिवरात्रि जो होती है, महाशिवरात्रि उस दिन इसको स्टार्ट करते हैं शिवरात्रि के दिन, और लगभग 5 दिनों तक ये चलता है। अब आइए बात करते हैं कुछ और इसी तरह के फेस्टिवल्स के बारे में जो एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। वैसे तो हमने इनकी चर्चा पहले भी की हुई है और आप लोगों ने भी पहले पढ़े होंगे, एक तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ये रिवीजन हो जाएगा। एक आपने नाम सुना होगा, खजुराहो डांस फेस्टिवल। खजुराहो डांस फेस्टिवल, खजुराहो नाम आपने और भी किसी और वजह से भी ज़रूर सुना होगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही। खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है, ये पहली बात तो ये है कि भाई उसमें पूछते हैं ये होता कहाँ है। तो ये जो होता है ये होता है मध्य प्रदेश में, एमपी में। इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनका नाम काफ़ी पूछ लिया जाता है। जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनका नाम है उस्ताद अलाउद्दीन, उस्ताद अलाउद्दीन खान, जिनके ऑर्गेनाइज़र हैं। और ये एक तरीके से संगीत और कला एकेडमी यहाँ पे है। मतलब जो खजुराहो डांस फेस्टिवल है ये कौन करवाती है? मतलब उस्ताद अलाउद्दीन खान एक तो ये है, और जो दूसरे ऑर्गेनाइज़र है साथ में, ये संगीत एवं कला एकेडमी। अगला जो है फेस्टिवल उसका नाम है, ये नाम भी आपने सुना होगा, कोणार्क डांस फेस्टिवल। कोणार्क नाम आपने सुना ही होगा, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। कोणार्क डांस फेस्टिवल, ठीक है। तो ये पता ही होगा आपको, कोणार्क डांस फेस्टिवल जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो कहाँ है? ओडिशा में है। तो ये ओडिशा सन टेम्पल वहीं पर आयोजित किया जाता है। इसे आयोजित करता कौन है? इसे आयोजित करने की जिम्मेदारी है भाई वो है ओडिशा टूरिज्म एंड ओडिसी रिसर्च सेंटर, ठीक है, इनकी जिम्मेदारी है। फिर है अगला जो डांस फेस्टिवल है, इसका नाम है एलोरा, ठीक है। अब ये सारे नाम आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं। एलोरा अजंता डांस फेस्टिवल, एलोरा अजंता डांस फेस्टिवल, ठीक है। और ये भी आपको पता ही होगा जो एलोरा की गुफाएं वो कहाँ हैं, तो उस हिसाब से आप बता सकते थे कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए। ये होता है एलोरा जो केव्स हैं, कहाँ? महाराष्ट्र में, वहाँ इसको आयोजित किया जाता है। महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसको करता है, एमटीडीसी इसको आयोजित करवाता है। एक नाम है मामल्लापुरम, मामल्लापुरम डांस फेस्टिवल, मामल्लापुरम डांस फेस्टिवल। एक और फेस्टिवल है, ये है भाई जो मामला है, जो ये महाबलीपुरम, आपने एक जगह का नाम सुना होगा। वापस आएगा क्या? नहीं आएगा, गया, ठीक है, कोई नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। ये जो डांस फेस्टिवल इसका नाम था मामल्लापुरम डांस फेस्टिवल, मामल्लापुरम डांस फेस्टिवल। ये कहाँ होता है? ये होता है महाबलीपुरम, आपने एक जगह जगह सुनी होगी, महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में, यहाँ इसको आयोजित करते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है तमिलनाडु का, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ये इसको यहाँ पर आयोजित करवाती है। फिर एक और डांस फॉर्म जो है, डांस जो फेस्टिवल है, मोधेरा डांस फेस्टिवल, मोधेरा डांस फेस्टिवल है। ये होता है भाई एक सन टेम्पल, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो है
सन टेम्पल गुजरात, यहाँ इसको करवाया जाता है और इसको टूरिज्म ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ गुजरात यहाँ पर करवाता है। ताज महोत्सव करके एक यहाँ पे और फंक्शन होता है, ताज महोत्सव, जैसे आपको नाम से चल रहा पता ताज महोत्सव, तो ये कहाँ होता होगा, ये जो आयोजित होता है ये होता है आगरा में आयोजित। आगरा कहाँ है, यूपी के अंदर है, ठीक है। ऐसे यूपी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर इसको आयोजित करवाता है। तो ये कुछ और फैक्ट्स थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन states that the provision regarding parliament regulate the right of citizenship by law, ये किस वाले आर्टिकल में आता है कि संसद द्वारा कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने, यानी कि संसद कानून के द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित यानी कि दोबारा से नियमित कर सकती है। तो इसके बारे में जो बात की गई है, तो देखिए पहले तो आपको अगर ये पता होता, मतलब अगर आपको पता ही होगा ये तो, कि जो नागरिकता है उसके बारे में जो बात की गई है वो बात हमारे संविधान में वो भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में बात की गई है। अब आर्टिकल 5 से 11 में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, तो ऑप्शन ए के नज़र आ रहा है जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 11, ठीक है। तो उस तरीके से भी यहाँ पे ये जो सवाल है वो आसानी से सॉल्व हो जाता, ठीक है। अब यहाँ से एक छोटा सा और फैक्ट आप याद रख लीजिए, जो रिसेंट फैक्ट है अभी, CAA यानी कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, पहले तो ये आया कब था, अभी जो रिसेंट सबसे रिसेंट वाला है वो आया था 2019 में आया था। यहाँ पे से एक क्वेश्चन मतलब ये तो थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन भी है और मैंने देखा है कि एग्ज़ाम में पूछा भी गया, लेकिन उसी तरीके से इसमें बोला गया कि भाई कौन सी कम्युनिटी को यहाँ अलग रखा गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है इस एक्ट में से। तो ये इसका आंसर जो है वो है मुस्लिम कम्युनिटी, और जो 6th स्केड्यूल एरिया है उनको यहाँ पे अलग किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इन 2024। तो क्या इसका उद्देश्य था, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो चारों में से जो सबसे सही जवाब है वो है पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली और व्यवहार को बढ़ावा देना, टू प्रमोट एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल्स एंड बिहेवियर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, द नॉर्दर्न प्लेन्स बीइंग अबाउट डैश लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड, इतने लंबे डैश लॉन्ग है और 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड है। इज अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न, बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। तो उसकी लंबाई बतानी भाई कितनी है, तो जो लंबाई है वो है आपका ऑप्शन सी जो कि है 2400 किलोमीटर लंबाई। इन प्लेन को यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इनको एक नाम से जानते हैं जो कि है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन भी इनको बोलते हैं। और ये प्लेन की अगर बात करें तो ये प्लेन जो है, जो इंडस रिवर है पंजाब वहाँ से तो ब्रह्मपुत्र वैली इन आसाम तक फैला है, ठीक है। इंडस रिवर इन पंजाब से ब्रह्मपुत्र रिवर तक ही यहाँ पर ये पूरा इसका फैलाव है। कुछ और फैक्ट जानते हैं हम यहाँ से, देखिए एक फैक्ट तो ये है, जो हिमालयन माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन, इनकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है भाई 2500 किलोमीटर, ये इनकी लंबाई है। अगर बात करें हाईएस्ट पीक की, ठीक है, जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ये भी सभी को पता होगा। कितनी ऊंचाई है, 8848 मीटर की हाइट है, हाईएस्ट पीक की बात करें। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं इससे जुड़े हुए, एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लेते हैं कि जो एवरेज हाइट है किसकी, ऑफ
वेस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनकी एवरेज हाइट कितनी है? जैसे ये हमारा इंडिया है ना, ये इंडिया है, तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे, मतलब कि ये वाला जो वेस्टर्न घाट है, इसकी जो ऊंचाई है वो एवरेज हाइट कितनी है? तो जो इनकी एवरेज हाइट है वो है 1200 मीटर की, इनकी एवरेज हाइट है। और अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट की, ईस्टर्न घाट की जो एवरेज हाइट है वो है भाई 600 मीटर की है, ईस्टर्न घाट की एवरेज हाइट। अगर इनकी लेंथ की बात करें तो जो ये वेस्टर्न घाट है इनकी जो लेंथ है वो है 1600 किलोमीटर, और जो ईस्टर्न घाट है उसकी है 1750 किलोमीटर की लेंथ। यहाँ से इस वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से कुछ एक आध क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनते हैं। वो क्वेश्चन कुछ ये हैं। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो वेस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न घाट से कौन से यहाँ पे माउंटेन, कौन सी हिल पे मिलता है? तो जो ये हिल है इसका नाम है नीलगिरी हिल्स। इनकी नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही मिलते हैं दोनों घाट्स आपस में। ये पहाड़ियाँ हैं कहाँ? ये तमिलनाडु में है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और एक दो फैक्ट्स बनते हैं यहाँ से, और जो कि ये हैं। अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो हाईएस्ट पीक जो है वो कहाँ की? वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है इसका नाम है अनाईमुडी। ये एग्ज़ाम में आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, और जो उसकी हाइट है वो है 2695 मीटर। अगर हम ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक की बात करें तो यह है जिंदहगढ़, GINTHE, ये नाम है। इसको आर्मा कोंडा भी बोलते हैं, और जो इसकी हाइट है वो है 1690 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स दैट आर डिसिमिलर इन साइज इज नोन एज। जो डिसिमिलर होता है साइज में उसको किस नाम से जानते हैं? ठीक है, ये कि दो असमान आकार वाले युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? जो सही जवाब है इसका नाम है एनिसोकेमस। इसको अगर दो अलग अलग साइज इनका असमान आकार है तो उसे बोले, जब उनका फ्यूजन होगा तो उसे बोलेंगे एनिसोकेमस। यानी कि ऑप्शन क्या लिखा है यहाँ पे? विषम युग्मी। ठीक है, हिंदी में तो एकदम समझ में आ रहा है, विषम युग्मी। ये ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे, दोनों ऑप्शन विषम युग्मी कैसे हो गए? ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एनिसोगेमस है। फिर है जो आइसोगेमस है, देखो आइसो जो वर्ड है वहाँ पे आता है इक्वल साइज। ठीक है, जहाँ पे साइज होगा वो इक्वल साइज होगा आइसोगेमस में। फिर अगर बात करें, ये है ऑसोजोगेमस है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पर जो फीमेल गैमेट है वो बड़ा होता है, यानी कि फीमेल गैमेट बड़ा होगा मेल गैमेट से, गैमेट की साइज से, तो उसे बोलेंगे ओगेमस। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि अगस्त 2025 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने अरुणाचल प्रदेश में किस जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 8146.21 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है? तो पहले तो देखिए है अरुणाचल प्रदेश की जल परियोजना है, और जो उसका सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन 1, टाटो 2 जल विद्युत परियोजना। अब थोड़ा इसके बारे में और कुछ फैक्ट जानते हैं। तो इसके बारे में फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले तो इसकी कैपेसिटी की बात करें, इसी परियोजना की, टाटो सेकेंड जल विद्युत परियोजना की कैपेसिटी की बात करें तो ये है भाई, इसकी जो है 700 मेगावाट की इसकी है कैपेसिटी है। और ये पार्ट है जो दिबांग मल्टीपर्पस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये उसके अंतर्गत यहाँ पे बन रहा है। तो और अगर हम बात करें, देखिए अरुणाचल की बात करें तो जो ये अरुणाचल है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट पावर, जो इनका जो पोटेंशियल है वो किसके पास है? अरुणाचल के पास है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? वो अरुणाचल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ और फैक्ट जानते हैं। देखिए अरुणाचल में ही कुछ एक दो प्रोजेक्ट और हैं। एक तो देखिए प्रोजेक्ट का नाम है हमारा
सियांग अपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये आपको वैसे चल रहा नाम से चलेगा पता कि कौन सी रिवर पर है। ये रिवर है एक सियांग रिवर, उसी रिवर पर है, ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर भी इसे कहते हैं मेरे आगे जा कर के। अरुणाचल में है ये, ठीक है, अरुणाचल में है। कैपेसिटी की अगर बात करें इसकी, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 11,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। और ये अभी तक का लार्जेस्ट प्लांट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम होगा इंडिया में अभी तक, अगर ये बनता है तो ये होगा कितना हमारा जो लार्जेस्ट प्लांट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो होने वाला है वो होने वाला है इंडिया का। फिर उसके बाद एक जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है रंगा नदी, ठीक है, रंगा नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये जो रंगा नदी है ये रिवर का ही नाम है, ये भी रिवर का ही नाम है। और ये प्रोजेक्ट भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। इसकी कैपेसिटी है 405 मेगावाट की, ठीक है। एक और प्रोजेक्ट है वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही है, उसका नाम है सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये भी वहाँ की रिवर का नाम है, रिवर पे ही होगा कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और जो उसकी कैपेसिटी है वो है 2000 मेगावाट की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉमिनेटेड बाय इल्तुतमिश एज ए सक्सीजर। और अपने सक्सीजर के रूप में इल्तुतमिश ने किसको नॉमिनेट किया था? अपने लड़के यानी कि जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज, उसको किया था, या फिर अपनी जो लड़की जिसका नाम है रज़िया, उसको किया था। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, अपनी जो लड़की इसका नाम है रज़िया, उसको इसने अपना सक्सीजर यहाँ पे नॉमिनेट किया था। रज़िया की बात करें तो देखिए रज़िया, अब इसको रज़िया सुल्तान के नाम से आपने अभी तक जाना होगा। और इसका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 1236 से 1240 तक कार्यकाल रहा था। और गुलाम वंश से रिलेटेड हैं, स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड हैं। इनके बारे में खास फैक्ट ये है कि फर्स्ट फीमेल रूलर है दिल्ली सल्तनत की। और ठीक है, तो लेकिन जब ये बनी थी यहाँ पे, जो दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे बनी थी, यहाँ पे रानी समझ लीजिए एक तरह से, तो जो चहलगानी सिस्टम बनाया था उसने काफ़ी अपोज किया था इसको, जिस वजह से इनको फिर बाद में हटाया गया, भले इनको मार दिया गया चहलगानी सिस्टम के से, जिसके बारे में हम अभी आके जानेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ जो रिलेटेड है ये है हमारे दिल्ली सल्तनत से। और दिल्ली सल्तनत में भी एक जो डायनेस्टी थी इसका नाम था स्लेव डायनेस्टी, जो ये वहाँ से है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा स्लेव डायनेस्टी के बारे में, थोड़ा सा पहले इसे जान लेते हैं और फिर थोड़ा बहुत जान लेंगे डीएस के बारे में, इनकी दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो देखिए स्लेव डायनेस्टी की अगर बात करते हैं, अगर हम बात करें स्लेव डायनेस्टी की, तो भाई ये तो थी 1206 से लेकर 90 तक यहाँ पे रही, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली यहाँ पे डायनेस्टी कौन थी? यही थी। इसको फाउंड किसने किया था? इसके जो फाउंडर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको यहाँ पर फाउंड किया था, 1206 में फाउंड किया था, ठीक है। और इसका एक नाम और है जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछते हैं, मामलुक डायनेस्टी भी इसे बोलते हैं, मामलुक डायनेस्टी भी इसे बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक दो फैक्ट ये है। एक तो पहले ये इन्होंने बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहाँ बनाया था इन्होंने? ये बनाया था इन्होंने अजमेर में बनाया था। और ये है एक फैक्ट इनके बारे में ये है, इनको जाना जाता है एक नाम से जो है लाख बख्श। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया कि लाख बख्श से किसको जाना जाता है? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुब मीनार है उसका जो निर्माण कार्य है वो इन्होंने ही शुरू करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इन्होंने शुरू करवाया था, किसकी याद में? ये जो एक सूफी संत थे
बख्तियार काकी, उनकी मेमोरी यहाँ पे करवाया था। और लेकिन 1210 में ही इनकी हो गई डेथ। क्या खेलते हुए? पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी डेथ हो गई है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई किस दिल्ली सल्तनत के किस राजा की जो मृत्यु है वो पोलो खेलते हुए हुई थी। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो बाकी देखिए थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में बात फैक्ट्स ये हैं कि जब डेथ हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, फिर ये बैठते हैं गद्दी पर, जो 1211 से 36 तक रहते हैं। इन्होंने जो कुतुब मीनार है उसका कार्य उसको पूरा करवाया, और वहाँ पर एक मस्जिद भी बनवाई थी जिसका नाम था, ये पूछा गया एग्जामिनेशन में, इसमें यहाँ पे इसीलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, कुव्वत उल इस्लाम। ये मस्जिद है, ये बनवाई थी इन्होंने कुतुब मीनार में। 2 सिक्के उन्होंने चलवाए थे जो काफ़ी फेमस हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो उन्होंने चलवाया था सिक्का, का नाम था टंका, जो कि था सिल्वर कॉइन था। और एक चलवाया था उन्होंने जित्तल, जो कि है कॉपर कॉइन, जो कि तांबे का सिक्का था। इसके बाद रजिया सुल्तान आती है, इनके बारे में हमने पढ़ ही लिया है। आइए थोड़ा सा जानते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के बारे में जानती है तो यहाँ पर कौन कौन सी डायनेस्टी किस किस उस क्रम में आती हैं। सबसे पहले आती है भाई स्लेव डायनेस्टी आती है, ये 1206 से 90 तक रहती है। फिर आती है खिलजी डायनेस्टी आती है, ये 1290 से 1320 तक रहती है। उसके बाद तुगलक आती है, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आती है जो कि 1320 से 1414 तक रहती है। फिर आती है सैयद डायनेस्टी जो 1414 से 1451 तक रहती है। और फिर जो लास्ट डायनेस्टी है हमारी दिल्ली सल्तनत की वह है लोधी डायनेस्टी, जो कि 1451 से 1526 तक रहती है। और उसके बाद शुरू होता है मुग़ल काल। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ जनरल ऑफ द मौर्यास हु सेट अप द शुंग डायनेस्टी। तो जो शुंग वंश है उसकी स्थापना किसने की थी, जो कि एक मौर्य सेनापति थे। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है हमारा पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने की थी। इन्होंने जो लास्ट जो मौर्य रूलर थे जिनका नाम था, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि लास्ट मौर्य जो रूलर हैं वो कौन थे। ये थे बृहदरथ, बृहदरथ इनको मारा। और फिर इन्होंने एक नई डायनेस्टी की शुरुआत कर दी जिसका नाम था शुंग वंश की स्थापना इन्होंने कर दी है। और ये बात है 185 CE की बात है। ठीक है, तो जब इन्होंने बनाई थी शुंग वंश बनाया था, उसकी इन्होंने कैपिटल शुरू में रखा गया था किसको, शुरू में तो जो कैपिटल रखा वो रखा पाटलिपुत्र को, लेकिन बाद में इन्होंने इस कैपिटल को बदला और रख दिया, कहाँ रख दी कैपिटल, विदिशा कर दी गई। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में एक जानकारी ये थोड़ी सी, इनके लड़के थे जिनका नाम था अग्निमित्र, जिनके ऊपर जो कालिदास है उन्होंने लिखी थी मालविका अग्निमित्र, जो काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है, मालविका अग्निमित्र। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज एडेड टू द लिस्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन 2024 में कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया गया है। तो आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे 4, उर्दू, खासी, मराठी और भोजपुरी। तो जो सही जवाब है आपका वो है ऑप्शन नंबर 3, मराठी है। ठीक है, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मराठी को, पहली बात तो ये है कि कितनी टोटल हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। तो टोटल इस समय 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हमारे पास हैं, जिसमें कौन कौन सी लैंग्वेज शामिल है देखिए फटाफट कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। एक तो तमिल इसमें आती है, संस्कृत इसमें आती है, कन्नड़ आती है, कन्नड़ हो गई, मलयालम है, उड़िया, तेलुगु,
ठीक है, तेलुगु है, पाली, प्राकृत और असमीज़, ठीक है। एक और है बंगाली, एक है बंगाली। तो जो पाली, प्राकृत, असमीज़ और बंगाली है, इन सभी को अभी हाल ही में 2024 में इनको हमने क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कौन से 4 लैंग्वेजेस हैं AIB, इनमें से किसको 2024 में अभी रिसेंटली शामिल किया किसमें, क्लासिकल लैंग्वेज की सूची में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब वीडियो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी से यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है 16 वाला, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक इंडिया रैंक्स 4th ग्लोबली इन इनकम इक्वलिटी विद अ गिनी स्कोर, ठीक है, कितने गिनी स्कोर के साथ, तो ये इसका आंसर है 25.5, ऑप्शन नंबर 3। 17 क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द लॉन्ग पीरियड एवरेज LPA ऑफ सीजनल रेनफॉल ओवर द एंटायर कंट्री बेस्ड ऑन 1971 एंड 2020। इसके आंकड़ों के आधार पर पूरे देश में मौसमी वर्षा का दीर्घावधि औसत क्या है। तो जो इसका सही जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर 3, 87 सेंटीमीटर। थोड़े से फैक्ट ये जान लो कि जो ये सारी जो रेनफॉल के बारे में है, ये सब चीज़ बातें जो हैं वो इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जिसे हम जानते हैं शॉर्ट में बोलते हैं IMD, वो यहाँ पर जारी करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ से हो सकता है क्या, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सबसे ज़्यादा रीजन है जो हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल रिसीव करता है IMD के अकॉर्डिंग, वो है भाई हमारा कौन सा रीजन है, वो है नॉर्थ ईस्ट, जो इंडिया है वो वाला पार्ट है। पर्टिकुलर वहाँ पे भी पर्टिकुलर कौन सा जगह है, वो है भाई, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा मेघालय, और मेघालय में भी आपने नाम सुना होगा मासिन राम, ठीक है, मासिन राम। लगभग कितना है, ये है 1100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल यहाँ पर रिसीव होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देखा कि यहाँ पे 4 बातें लिखी गई हैं, बोला गया है इसमें से कौन सा कथन जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो जो सही जवाब है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या है ये, कि उद्यमी को प्राप्त उत्पादन को आय कहा जाता है, ठीक है, जबकि ये पूरी तरीके से क्या है, गलत है। जो उद्यमी को प्राप्त उत्पादन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। बाकी तो ऑप्शन क्या थे, देखिए पहला था उद्यमिता से, यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उससे तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा व्यवसाय शुरू करने और व्यवस्थित करने के लिए की गई पहल, बिल्कुल सही बात थी। फिर था वह व्यक्ति जो व्यवसाय शुरू करने और व्यवस्थित करने की पहल करता है उद्यमी कहलाता है, ये भी बात सही थी। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 बिल्कुल सही थे, इसलिए जो ऑप्शन 3 था वो गलत था, इसका सही जवाब वही था, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इंडिया है ना, इंडिया में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को उनका डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए यहाँ पर उनके प्रमोशन के लिए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए कौन सी संस्था काम करती है, ये काम करती है SIDBI, इसका नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको लेके इंडियन गवर्नमेंट का भी एक जो इनिशिएटिव है आपको पता ही होगा, इसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। इसे कब लॉन्च किया गया था, शायद किसी एग्ज़ाम में पूछ ले, 2016 में से लॉन्च किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 द अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ ड्रॉप फ्रॉम 6.6% इन Q25 फाइनेंशियल ईयर 24 टू डैश इन फाइनेंशियल ईयर 25। Q2 से जो 24 का है, Q2 जो यहाँ पे उसका फाइनेंशियल 25 का है, यहाँ पे क्या जो इकोनॉमिक सर्वे में देखा गया था, कितने परसेंट की यहाँ पे जो है ड्रॉप दिखा गया था। तो जो सही जवाब है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, 6.4% का। तो ये जो है डाटा वाले क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 ये है, द नॉर्दर्न रीजनल लैंग्वेज सेंटर इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। जो नॉर्दर्न रीजनल लैंग्वेज सेंटर है वो कौन सी सिटी में यहाँ पर है, तो जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पटियाला में ये है। पटियाला में कहाँ है, पटियाला में है पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, उसके अंदर है, जो कि आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में यह आता है, ठीक है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे 30 अगस्त को 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में, शायद वहाँ पूछे गए थे। तो ये
वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, मेहनत मेरी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस और अभी चैनल पर मैंने बनाए हैं काफ़ी सारे, और अभी आगे भी काफ़ी सारे आएंगे जो आपके पार्ट ए में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्योंकि एक बार आप खुद देखना, जितने भी पीवाई मतलब जितने भी हुए हैं प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हुए हैं डी एसबी के, मतलब आप लाइन बाय से सबको देखना, तो आप देखेंगे कि भाई सभी में जो क्वेश्चन का लेवल है, और बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट ही हो जाते हैं जस्ट प्रीवियस ईयर से ही, तो PVIQ करना यहाँ पे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है अगर आप कर रहे हैं DSSB एग्ज़ाम की तैयारी। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।